of two daughter copies, identical copies of DNA from what? Parental DNA. खटकणी समजलं पाहिजे, समजलं का? व्यवस्थितपणे डोक्यात घ्यायचं. तुम्हाला मी परत परत सांगतोय, तुम्ही कोणत्या गावाहून आला, कोणत्या घरात जन्माला आला हे महत्त्वाचं नसतं. तुम्ही कोण आहात हे तुम्हीच ठरवू शकता फक्त. त्यामुळे असं काही नाही की बाबा 10 पिढ्या डॉक्टर आहे म्हणून तुम्ही डॉक्टर होणार आहात, तीच कंडिशन आहे, असं काही नाही. अनेक खेड्यापाड्याची गोरगरिबांची मुलं मेडिकलला गेली माझ्या हाताखालून, आणि त्याचबरोबर डॉक्टरांचीही गेली. आलं लक्षात? त्यांनी कष्ट केलेत, अगोदरच्या पिढीने अभ्यास केलाय म्हणून ते डॉक्टर आहेत, त्यात यांचा काही दोष नाही आहे. परंतु असं नसतं. आपल्याला एक डोक्यात काय आहे की बाबा डॉक्टरांचाच मुलगा डॉक्टर होणार, बरोबर? असं काही नसतं. डॉक्टरांचा मुलगा डॉक्टर व्हायलाच पाहिजे, कारण त्यांच्या अगोदरच्या पिढीने त्या क्षेत्रामध्ये कष्ट घेतलेले आहेत, सेवा केली लोकांची. परंतु शेतकऱ्याची मुलं डॉक्टर मी बनवली, प्राथमिक शिक्षकांची बनवली, माध्यमिक शिक्षकांची बनवली आहेत. समजलं? पान टपरी किंवा चहाचं दुकान चालवणाऱ्याची मुलं डॉक्टर बनवली आहेत, कंडक्टरची मुलं डॉक्टर बनवली आहेत, ऊसतोड कामगाराची मुलं डॉक्टर बनवली आहेत. नावानिशी सुद्धा मी इथे सांगू शकतो तुम्हाला, इस्त्री करणाऱ्याची मुलं डॉक्टर बनवलेली आहेत. मग ते कसं शक्य आहे? तर याच्यामध्ये वेगळं काहीच नसतं बाळांनो. तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना ब्रेन सारखाच आहे, कळलं का? तिथे फक्त गंमत असती टेक्निकची. कितीतरी उदाहरणं तुमच्या समोर आहे. आता मी सगळ्या डॉक्टरांची नाव एकाचं घेतलं दुसऱ्याला राग येईल, परंतु ही सगळी मंडळी जी आहेत नगरमधली नामांकित डॉक्टर्स, ही खेड्यापाड्यातून आलेली आहेत. आणि कधी काहींचा इतिहास फार भयानक आहे. त्यांनी राणामध्ये काम करून अभ्यास करून ती डॉक्टर झाली. ते आज नामांकित डॉक्टर्स आहेत नगरमधले. त्यामुळे तुमच्यामध्ये ती वृत्ती असू द्या. तुम्ही उलट पालक तुमच्याकडे चांगले आहेत, तुम्हाला आणखी पुढे जाता येणार आहे. सो DNA रिप्लिकेशन मी काय सांगतो त्याकडे लक्ष द्या. व्यावहारिकपणे समजून घ्यायचं म्हणजे डेफिनेशन लक्षात ठेवायला लागत. पॅरेंटल DNA फॉर्मेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल डॉटर DNA, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लिकेशन. डेफिनेशन समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे. कॉन्सेप्ट क्लियर होना क्या होता है भाई? कॉन्सेप्ट, अरे आई चपाती पोळी भाकरी देते खायला, आपल्याला खातो आपण, खाताना मजा वाटते. पण आता आपण असं ठरवा की भाकरी करायची आहे, भाकरी करायची आहे. आता काय येणार? कॉन्सेप्ट ना. काय गेले आणि झाली भाकरी, होईल का असं? हाताला पोळून घेताल तुम्ही, मग आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर. उगीच गाणं कविता म्हणावी लागेल. कॉन्सेप्ट आई काय सांगेल? बाळा अगोदर पीठ घे, ओके, उसमें पानी डालो, हम 2 लीटर पानी डाल देंगे. मग आई सांगेल ते नाही, एवढं कॉन्सेप्ट आली, बरोबर? मग ती म्हणेल मळ, कणिक मळ, मग आपण असं 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 काहीतरी करू. ऐसा नहीं होता, ऐसे लेना, ऐसे लेना. कॉन्सेप्ट समझ में हो? कॉन्सेप्ट. फिर ऐसा करना, फिर एक्चुअल में शुरू होगा. ये भाकरी अगोदर पहिल्यांदा अशी सेप करावी लागते त्याची. पोळीचं सोपं आहे, पोळी मॉडर्न त्याचा फॉर्म झाला वगैरे वगैरे. ये भाकरी का ऐसा रहता है, समझ आ गए? ठीक है. आता आपण सुरू करू तर पाकिस्तानचा नकाशा, भारताचा नकाशा काढून जमेल का? जमेल का? गोल पृथ्वी आली पाहिजे, बरोबर? आणि मग ती 100 वेळा येणार नाही. त्यावेळी आई आपल्याला कॉन्सेप्ट समजून सांगेल की हे असं असं असतं, हे असं करायचं, हे जे असतं ना हे असं लावायचं, बरोबर? आणि मग टाकताना आपलं काय बोल, आपण टाकू भडकणी, गॅस विझून जाईल. ती सांगेल तुला असं करायचं, ऐसे डालना है, ऐसे डालोगे तो तकलीफ नहीं होगी. ये सब देखो, ये सारा पूरा क्या था? कॉन्सेप्ट था. समझ में आ गई? सेम टेबल के ऊपर सर्जरी का होता है. आप आ गए, सर्जन बने हो, आड़े टेढ़े इधर उधर प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, एग्जाम ऐसे ही दिए, कुछ प्रैक्टिस नहीं कुछ नहीं, हो गए सर्जन. आ गए, अपेंडिक्स निकालना है, चलो लाओ छुरी, कर दो कट, निकालो कुछ भी, अभी हो गया, बांध डालो, सीजर विजर अंदरच. फिर एक्सरे करो, सोनोग्राफी करो, पेशेंट के अंदर सीजारी दिखाई देगी, फिर बाद में और ऑपरेशन. ऐसे ये ठीक है क्या? आप डॉक्टर हो, ये याद आएगा आप सर्जन बनोगे तो, समझे क्या? याद आता है बच्चों को. इमीडिएटली सर्जरी के टेबल पे मुझे फोन करते कुछ लोग, सर हमें याद आया आपने ये जोक की क्लिप बताया था हमें. मुझे बताते हैं बच्चे फोन करके या मैसेज भेज देते हैं. तो एक कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट समझो.
तो देखो डीएनए है एक, बनेंगे कितने कितने? 2 मॉलिक्यूल. कोण? डीएनए. समजते ना? पूर्ण डोक्यात गेलं पाहिजे. डीएनए से 2 डीएनए बने. देखो ऐसे बनेंगे. ये एक है. डीएनए कैसा होता है ये तो पता है ना, अभी होमवर्क करना है. ये देखो 2 मॉलिक्यूल बन गए, बात खत्म. ये हो गई डेफिनेशन. अभी कभी जिंदगी में पढ़ने का नहीं है, इधर रहना चाहिए, इधर. ठीक है, ओके. चलो, एक साइंटिस्ट बोला कि भाई ये डिस्पर्सिव मेथड से होता है. कैसे? डिस्पर्सिव. बोले तो ये पूरा पैरेंटल डीएनए क्रश होता है और फिर उसके टुकड़ों से नए डीएनए बनते हैं. डिस्पर्सिव. क्या? डिस्पर्सिव. समझ में आ रही बात? एक बोला कॉन्जर्वेटिव. एज इट पैरेंटल डीएनए ऐसा ही रहता है और नया डीएनए बनता है. कॉन्जर्वेशन समझते हो? कॉन्जर्वेशन का मराठी में मतलब होता है संवर्धन. संवर्धन का अपनी मराठी में मतलब होता है जैसे की वैसे रखना हिंदी में, और मराठी में जसं आहे तसं त्याला तसंच ठेवायचं. कळलं का? क्योंकि इतना गड़बड़ है, हम कभी कभी इंग्लिश के मीनिंग मराठी में बोलते हैं तो मराठी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. संवर्धन वगैरह, संस्कृति संवर्धन वगैरह सुना होगा ना. कंजर्वेशन बोला कि ये डीएनए पैरेंटल वैसे के वैसे रहता है और आगे डीएनए बनता है, ऐसा बोला. ये दोनों मेथड रिजेक्ट कर दिए. कौन से 2 मेथड रिजेक्ट कर दिए? बोलो, जल्दी बोलने का. सब ब्रेन इधर चाहिए, फोन पे हाथ लगा. बोलो क्या? डिस्पर्सिव एंड कंजर्वेटिव मेथड को फेंक दिया. कौन से मेथड को फेंक दिया? डिस्पर्सिव. और अब जो मेथड एक्सेप्ट की, जो कॉर्नबर्ग, वैटसन, क्रीक इन्होंने बताया, उसका नाम है सेमी. सेमी इंग्लिश वाला सेमी. ओके, सेमी कंजर्वेटिव मेथड. सेमी का मतलब आधा, कंजर्वेशन का मतलब समझे हो? बराबर है कि नहीं? अब देखो, ये डीएनए है. ये डीएनए कौन से कलर से दिखाया? ब्लू कलर से दिखाया. ये देखो नया डीएनए तैयार हुआ, उसका एक स्ट्रैंड कैसा है? ब्लू है ना. एक स्ट्रैंड कैसा है? ब्लैक है. मतलब पेरेंट का कितना हिस्सा कंटिन्यू हुआ? आधा. आधे को क्या बोलते हैं? सेमी. और क्या हुआ? संवर्धित हुआ. मतलब क्या हुआ? सेमी कंजर्वेटिव. समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सेमी कंजर्वेटिव. ओके, सेमी कंजर्वेटिव. तो ये सेमी कंजर्वेटिव जो है, ये पॉइंट अब कैसे समझने की कोशिश करो. सेमी कंजर्वेटिव. अब मैं इसको पढ़ाऊंगा. कॉर्नबर्ग, वैटसन, क्रीक, इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, वो छोड़ दो. सब टेक्निक स्टडी करेंगे. मैं आपको सिस्टमैटिकली 6 मुद्दों के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, 6 मुद्दों के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा. मेरे पास केवल 5 मिनट है. आप लोग, कुछ लोग सुबह से बैठे होंगे. मैं और 2 घंटे नहीं 4 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ. बीच में एक हाथ चॉकलेट खा सकता हूँ या पानी पी सकता हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूसली पढ़ा सकता हूँ. ठीक है, समझे क्या? लेकिन आप लोगों का सोचना पड़ता है. आज मेरा क्लास का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, फिर भी मैं ये सब पढ़ाने के बाद आपको छोड़ूंगा. ठीक है, देखो पहला पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स. एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. पहला पॉइंट क्या है? एक्टिवेशन. समझते हो? एक्टिवेशन समझते हो? हर एक शब्द का मीनिंग ठीक से समझना चाहिए. एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. बात समझ में आ गई? ओरिजिन. ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन या फिर निक फॉर्मेशन, ऐसा पॉइंट मैं इसको दूंगा. फिर तीसरा पॉइंट अनवाइंडिंग. वाइंडिंग का मतलब समझते हो? मोटर वाइंडिंग, ये शब्द सुना है आपने? वाइंडिंग. अब अनवाइंडिंग समझ रहे हो? वाइंडिंग, अनवाइंडिंग. अनवाइंडिंग व्यवहारिक बायोलॉजी. अपनी जिंदगी से जो जुड़ा होता है वो ज्ञान इजी जाता है समझने में. ठीक है, जो ज्ञान अपने जीवन से जुड़ा होता है वो समझने में हमें घरेलू लगना चाहिए सारी चीजें. अनवाइंडिंग. समझ में आ रहा है बात है? अनवाइंडिंग. फिर उसके बाद
डबल स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ replication fork, formation of new strand, formation of new strand. अब देखो न्यू स्ट्रैंड कौन से है? लीडिंग एंड लैगिंग. लैगिंग LAGG. ठीक है, पहला इस पॉइंट को स्टडी करेंगे. हमारा पॉइंट क्या है रे? रिप्लिकेशन. तैयार क्या करना है हमें? डीएनए. बराबर है कि नहीं? डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड. ईच स्टैंड इज, कल का लाइन बताओ क्या होता है? ईच स्टैंड इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ये क्लासरूम तभी क्लासरूम होगा जब यहां आके कौन बैठेगा? स्टूडेंट्स. बराबर. तो डीएनए बनाना है तो किसकी जरूरत है? न्यूक्लियोटाइड्स की. और उसको एक्टिवेट करना है न्यूक्लियोटाइड. ये प्रक्रिया कहां चल रही है? न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस के किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में. किसमें? केंद्रक द्रव्य. ये वाला न्यूक्लियस समझने की कोशिश करो. इधर चल रहा है सब कुछ नाटक और इधर न्यूक्लियोटाइड है ना ऑलरेडी. उनको क्या करना है? एटीपी ऐड करना है. क्या करना है? एटीपी ऐड करना है. और एटीपी ऐड करके न्यूक्लियोटाइड का क्या करना है? एक्टिवेशन करना है. एटीपी ऐड करके न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन करना है. देखो ये एटीपी ऐड करेंगे उसके लिए लगता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम. फॉस्फोराइलेज एंजाइम. ठीक है. ये हर एक न्यूक्लियोटाइड में एटीपी ऐड होगा. उसकी वजह से डीएटीपी तैयार होगा, डीजीटीपी तैयार होगा, डीसीटीपी तैयार होगा, डीटीटीपी तैयार होगा. मतलब क्या होगा? डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीगुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिन. न्यूक्लियोटाइड खुद एक्टिवेटेड हो गए. ऐसे न्यूक्लियोटाइड को यहां बुलाया जाएगा. अब उनको बुलाएगा कौन? ये न्यूक्लियोटाइड हो गए. अब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देखो. ये यहां ये डीएनए है और इसका जो है ना क्या होना है? तो रिप्लिकेशन शुरू होना है. इसके लिए एंडोन्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम आएगा. एंडो मतलब विद इन, न्यूक्लिएज किसको ब्रेक करने वाला? न्यूक्लियोटाइड को. एंडो न्यूक्लियस नोट्स में सब है. आपको मैं पढ़ा रहा हूं. पढ़ाते समय आप पॉइंट पॉइंट लिख भी सकते हो या ब्रेन में लिख सकते हो. एंडो न्यूक्लियस, इट विल फॉर्म द नीक हियर एंड विल ब्रिंग अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ डीएनए एट वन साइड. एक नीक फॉर्मेशन, छोटा छेद तैयार किया जाता. क्या तैयार किया जाता है? छेद. किसकी वजह से? कौन सा एंजाइम? एंडो. अब प्रश्न हमारे सामने यह होना चाहिए, दो दुनिया में सेल कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. हमें साइमल्टेनियसली दोनों का भी स्टडी करना है यहां, क्योंकि हम जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं. प्रोकैरियोटिक भले बैक्टीरिया हो लेकिन वो हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है आजकल वो उनका इस्तेमाल करके ही हम स्टडी कर रहे हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक जगह होती है ऐसी जहां ओरिजिन होता है, मतलब फिक्स होती है वो. जैसे मैं यही आके पढ़ाऊंगा, ये फिरता रंगमंच नहीं है, ये स्टेबल रहता है कि नहीं? तो आपको पता है काले सर यहां आएंगे और पढ़ाएंगे. ये प्रोकैरियोटिक की बात है. प्रोकैरियोटिक सेल हैज स्पेसिफिक लोकेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. उसे ORI, ओराई कहते हैं. ORI, ओराई. इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए है जेनेटिक इंजीनियरिंग में. जेनेटिक इंजीनियरिंग सुना है कभी? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम नया डीएनए ऐड करना चाहते हैं बैक्टीरिया में, वो बहुत बड़ा स्टोरी है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं. जब हम नया डीएनए उसमें ऐड करना चाहते हैं
तब स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ही हम ऐड कर सकते हैं, और वो पॉइंट है ORI। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक जगह होती है जहां से रिप्लिकेशन शुरू होता है। नीट का एक अहम पॉइंट आपके हाथ लगा, फाइंड आउट द करेक्ट वन इनकरेक्ट वन, ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां एक लाइन होगा, प्रोकैरियोटिक सेल हैज स्पेसिफिक ओनली वन लोकेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये क्या है? करेक्ट है। कौन सा लाइन है? करेक्ट है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल हैज मेनी ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ द रिप्लिकेशन। क्या? यूकैरियोटिक सेल में रिप्लिकेशन बहुत ज्यादा जगह से शुरू होता है। मतलब अगर यूकैरियोटिक इधर भी शुरू होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। बात समझ में आ गई? प्रोकैरियोटिक वाला एक ही ओरिजिन है, यूकैरियोटिक वाले बहुत सारे ओरिजिन है। सबको समझ रहा है? अब देखो, ये हो गया, यहां नीक फॉर्म हुआ। अब इसका अनवाइंडिंग होना चाहिए ना, ये बंधे हुए हैं ना, डबल ट्रिपल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बंधे हुए हैं ना, इनको तोड़ना चाहिए कि नहीं? तो आएगा एंजाइम हेलिकेज। कौन सा? हेलिकेज एंजाइम, HELICASE, या उसे रेप प्रोटीन भी कहते हैं, REP, रेप प्रोटीन भी कहते हैं। आप लिख भी सकते हो, नोट्स में अंडरलाइन भी कर सकते हो। जहां मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल नोट्स की तरह पढ़ा रहा हूं, कुछ एडिशनल कुछ एडिट करके पढ़ा रहा हूं। हेलिकेज एंजाइम है क्या उधर? रेप एंजाइम या हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? अनवाइंडिंग करता है, अनजिपिंग करता है। जो ऐसा था, दोनों स्ट्रैंड ऐसे अनजिप होंगे, अनवाइंड होंगे, उनके बीच का जो क्या वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको कट कर दिया है। कौन सा एंजाइम है? हेलिकेज एंजाइम, या और क्या नाम है उसका? रेप प्रोटीन है। बराबर है कि नहीं? अब देखो, दो केबल आपने जो वाइड थे, ये इसके वायर की जैसे, या स्टेनलेस स्टील के केबल थे ऐसा समझो, या फिर एल्यूमिनियम के थे, उनको ऐसा निकाला आपने। फिर भी उनमें एक स्प्रिंग में क्या टेंडेंसी रहती है? वो फिर जाके क्या होता है? कॉइल होता है कि नहीं? दोनों को आपने सेपरेट किया, छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे? वो फिर अटक जाएंगे एक दूसरे में, और फिर जाके क्या तैयार करेंगे? हेलिक्स। हेलिक्स पता है ना? तो उनको क्या रखना है? अभी हमें सेपरेट रखना है। सेपरेट रखना है मतलब डबल रखना है, सिंगल रखना है? डबल रखना है, सिंगल रखना है? सिंगल। तो फिर उन्हें डिस्टेबलाइज करना होगा। हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, या सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, या गायरेज एंजाइम का काम उधर आता है। ये दोनों को सेपरेट किया ना, तो ये दोनों सेपरेट रहने चाहिए। इसके लिए इधर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है क्या उधर? या फिर DNA डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन है क्या? DNA डबल हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, या उधर दिया नहीं है, उसे गायरेज एंजाइम भी कहते हैं। कौन सा एंजाइम कहते हैं? गायरेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम कहते हैं? गायरेज एंजाइम। अब दोनों स्टैंड सेपरेट हुए कि नहीं? दोनों स्टैंड सेपरेट हुए क्या? यहां तक समझ में आ गई बात? दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए। अभी आपने, मुझे पता नहीं आपके प्रैक्टिकल शुरू है या नहीं, देखो वाई यहां ऐसा होता है इस तरह से, और ऐसा ही टूनिंग फॉर्क रहता है फिजिक्स के लैब में। अब देखोगे टूनिंग फॉर्क मतलब उसे टुंग, साउंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आवाज करता है, वो ऐसा बजाते हैं टुंग, साउंड फ्रीक्वेंसी। फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग व्यवहारिक पढ़ो उसको। आप लोग क्या करते हो? स्टडी करते हो इलेक्ट्रिक सर्किट, और आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट है वो नहीं समझता आप स्टडी कर रहे हो DNA, वो आपके सेल में है, वो नहीं समझता। तो हम दूर जाके स्टडी करते हैं ना, ये हमारा प्रॉब्लम है। साइंस को जब तक आप आपकी दुनियादारी का हिस्सा नहीं बनाओगे, आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाओगे, तब तक आप साइंस नहीं पढ़ पाओगे। आपने कितने सारे अनपढ़ लोगों को इलेक्ट्रीशियन बनते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे देखे, आपने भी देखे होंगे। कोई पढ़ा नहीं है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, फटाफट
इलेक्ट्रिक का काम कर देता है। देखा है कि नहीं आपने? अरे वो फिजिक्स करता है सब कुछ वहां, उसको कुछ भी पता नहीं करंट फिरंट आपका, वो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आता है उसको, अर्थिंग ब्रीथिंग सब कुछ समझ में आता है, समझे? और वो मतलब उसे शॉक भी नहीं लगता। उसने ना इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया है, ना बड़े बड़े लैब देखे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं देखा है, कुछ पता नहीं उसको, लेकिन वो सब कुछ करता है क्योंकि उसने टेक्निक स्टडी की है। क्या की है? टेक्निक। जब तक आप साइंस में टेक्निक नहीं समझोगे, आपको और एक बताता हूं, सर्जन ऑपरेशन करता है बराबर, लेकिन उसके यहां खड़ा रहता है एक उसका असिस्टेंट, वो छोटा बच्चा था तब से डॉक्टर के पास काम करता है, अब वो बूढ़ा हुआ तब भी डॉक्टर के पास काम करता है, कभी कभी तो डॉक्टर ना होने के बावजूद भी वो ऑपरेशन करता है। समझते हो? क्योंकि उसके पास नॉलेज है क्या बायोलॉजी का, उसने स्टडी किया कि नहीं, उसने 20 साल 15 साल क्या है तंत्र स्टडी किया है, उसको पता है अपेंडिक्स निकालना तो कैसे निकालना है, कैसे कट लेना है। अरे कुछ तो ऐसे लोग हैं हॉस्पिटल में जो कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन सलाइन सिर्फ वही लगा सकते, क्या सलाइन केवल वही लगा सकते। तंत्र की बातें होती है तो आप तो पढ़ते हो, वही पढ़ रहे हो ना, केवल टेक्निक को समझने की कोशिश करो, तब साइंस इधर घुसेगा। हर दिन केमिस्ट्री फिजिक्स स्टडी करते समय, बायोलॉजी स्टडी करते समय आज हमें टेक्निक स्टडी करनी है। ठीक है? क्या टेक्निक है? हमें डीएनए से 2 डीएनए बनाने, कैसे बनते हैं, कौन सी मेथड से बनते हैं? सेमी कॉन्जर्वेटिव से। एक डीएनए का स्टैंड फादर का पेरेंट का रहेगा, एक नया बनेगा। एक जगह पे क्या होगा? निक तैयार होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक में अलग जगह पे होता है। निक तैयार कौन करेगा? कौन सा एंजाइम तैयार करेगा? एंडोन्यूक्लियस। लेकिन अनजिपिंग करना है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, वो काम कौन करेगा? हेलिकेज एंजाइम या रेप प्रोटीन। फिर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ऐसे होंगे, लेकिन वो फिर से ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, मतलब क्या होगा तैयार? हेलिक्स। हमें उसे क्या करना है? हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिंग करना है। इसका मतलब उन्हें कैसे रखना है? सिंगल या डबल? तो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन या उसका नाम क्या है? गायरेज एंजाइम। आया कि नहीं? अब ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ट्यूनिंग फॉर्क देखा आपने, उल्टा ट्यूनिंग फॉर्क या इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ये उल्टा करने का ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ ना तैयार। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड तैयार हुए, पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड आ गए। इसके ऊपर जो होगा वो अभी इसके ऊपर होने वाला है। बराबर समझ में आ गई बात? ठीक है। आज का हमारे 20 मिनट खराब हो गए, मतलब इसकी वजह से अभी आपका टाइम लेना ये नहीं है, लेकिन अभी देखो ठहरो, आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, क्लास छूट रही है, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए वर्ड के बारे में बताया, पॉइंट्स याद करने, टेक्निक याद करनी है, और जो मैंने अभी बताया वो कितना समझ में आया, थोड़ा ब्रेन को पूछो, आपके आंखें बंद करो, चलो स्टार्ट, 1 2 3, 2 मिनट दूंगा मैं, आंखें बंद करो।
चलो हो गया। देखो अभी समझ में आ गया आपको ये सारे पॉइंट्स, एंजाइम्स वगैरह। अभी कल रीड करके आओ, हम इस पॉइंट को कवर करके आगे जाएंगे, ठीक है? समझ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एक शॉर्ट में मैं क्या बता रहा हूं, देखो, हम अगर क्लासेस बंद कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको हम यही पढ़ाएंगे, ठीक है? मतलब आपको पूरा बोर्ड दिखाई देगा, डिजिटल बोर्ड लाएंगे अगर आप ऐसा हुआ तो, पूरा बंद अगर हुआ तो उतना ही एनर्जी और ज्यादा एक्सपेंडिचर रहेगा लाइव में हमें पढ़ाने के लिए। अभी भी लाइव चल रहा है, तो धीरे धीरे एडमिशन करते रहिए, ठीक है? चलो कल मिलेंगे।